वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन जीएसएम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरे स्टूडेंट्स की बार बार डिमांड ये थी कि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं मोल कंसेप्ट के ऊपर, तो बिल्कुल मैं लेकर आया हूं मेरा ये वीडियो मोल कंसेप्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोल कंसेप्ट क्या है। क्लास 11 के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है, तो क्लास 11 और दूसरी क्लास के जो भी बच्चे जहाँ पर भी मोल कंसेप्ट का काम होता है, मैं मोल कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ। तो मोल कंसेप्ट क्या है, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट आइए हम देखते हैं सबसे पहले मोल कंसेप्ट है क्या। मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हर एक स्टूडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि काम में आता है कि हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन सबको कैलकुलेट कैसे करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोल कंसेप्ट की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो मोल कंसेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और मोल कंसेप्ट का काम क्या है। तो 18th और 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी टीनी पार्टिकल्स, और छोटे पार्टिकल्स हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, इन्हें आप देख नहीं सकते, इतने स्मॉल है। दे कैन नॉट बी काउंटेड 1 2 3, इनको काउंट नहीं कर सकते 1 by 1। इवन हमें ये भी नहीं जानते कि 1 ग्राम सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स हैं। ये सबसे बड़ी समस्या साइंटिस्ट के सामने थी 19th और 19th सेंचुरी में। अब उनको ज़रूरत थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, एटम्स को काउंट कैसे करें। तो सबसे पहले 1803 में जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट आए। जॉन डाल्टन नाम आपने सुना ही होगा। इन 1983 जॉन डाल्टन, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी। इस थ्योरी के क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं यहाँ 1 by 1। सबसे नंबर 1 पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स से मिलकर मेटल बनता है। टीनी पार्टिकल बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको बोलते हैं हम एटम्स। सेकेंड, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है आपके पास तो उसके जितने भी एटम्स हैं वो सब इक्वल होंगे। थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब अलग अलग, जैसे आयरन के एटम्स और जिंक के एटम्स, तो ये एटम और ये एटम अलग अलग होंगे। और लास्ट पॉइंट जो इस थ्योरी का था कि एटम कैन कंबाइन इन ए फिक्स रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। ये जो एटम्स हैं ये फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन combine in a fixed ratio H2O. They are always present in 1:8 of their masses. ये आप पढ़ चुके हो लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन में। सो ये हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। डाल्टन ने ये तो प्रूव कर दिया कि एटम एक्सिस्ट करते हैं, बट वो ये नहीं बता पाए कि किसी सैंपल में हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट, नंबर कितना है एटम्स का। ये अभी भी मिस्टीरियस था, ये अभी भी पता नहीं चल रहा था। इस थ्योरी के बाद एक और नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम है एमेडियो एवोगैड्रो। कब आए थे? 1811, सन 1811 में। एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या थी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, मतलब अगर आपके पास अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स है, सपोज कि मेरे पास 2 गैस है और दोनों गैस के मेरे पास 5-5 लीटर है, इक्वल वॉल्यूम्स हैं, एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पर, एंड प्रेशर भी सेम, टेम्परेचर भी सेम, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कि अगर आपके पास अलग अलग गैसेस के इक्वल वॉल्यूम्स हैं, एक ही टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उनमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब सेम होंगे। लेकिन ये फिर भी नहीं बता पाए कि वो कितने होंगे। सो इस हाइपोथेसिस से साइंटिस्ट को हेल्प मिली कि हम अलग अलग गैसेस को कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जीन पेरिन 1909 में। देखो 1811 के कितने सालों बाद। सो जीन पेरिन फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली
determined or proved that the number of particles in a sample, और उस नंबर को नाम दिया Na, एवोगैड्रो नंबर, और वो एवोगैड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23। यही वो मैजिक नंबर है एवोगैड्रो नंबर जो अब आपके काम आने वाला है। सो एवोगैड्रो नंबर मीन्स ए नंबर प्रपोज्ड बाय जीन पेरिन, हाउ मैनी एटम्स मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन ए सैंपल। वो ये था कि इतने प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है मोल का वो आता है, ठीक है। तो अब आते हैं मोल पर कि एक्चुअली ये मोल है क्या। सो मोल इज ए सिंपली ए काउंटिंग नंबर। ये काउंटिंग नंबर है, गिनती का एक नंबर है, इससे डरने की जरूरत नहीं। जैसे आप बोलते हो कि 1 डजन ऑफ बनाना, 1 दर्जन केले, मतलब 12 बनानास, 1 दर्जन केले मतलब 12 केले। या 1 पेयर ऑफ शूज, 1 जोड़ी जूते मतलब कितने शूज, 2 शूज। इसी तरह किसी सब्सटेंस का 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, कोई भी स्पीसीज हो सकती है। तो एक मोल क्या है, एक नंबर है। क्या है वो नंबर, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी को कहा जाता है एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल। इस कंसेप्ट को और डिटेल में हम आगे समझते हैं। अब ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स, अगर आप बात कर रहे हैं एटम की तो इतने एटम, आप बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की तो इतने मॉलिक्यूल्स, और आयंस की तो इतने मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल, ऐसा लिखता हूँ मैं, मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम है। तो आप बोलेंगे सर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही है। अगर आप बोलोगे कि सर मेरे पास 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे कि आपके पास 6.0 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। क्या ये समझ में आया? तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। अब आपने 2 चीज़ तो पढ़ी होंगी, एक तो मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास, या एक और चीज़ पढ़ी होगी आपने, मॉलिकुलर मास, मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनता है एटम्स से। फॉर एग्जांपल H2O एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन। सो 2 इंटू 1 प्लस 16 कितना होगा, 18 U यूनिफाइड मास। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब एक नया टर्म आता है मोलर मास, कि हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें, मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस is called मोलर मास। ग्राम पर मोल, 1 मोल का ग्राम में जो मास होता है उसको मोलर मास हम बोलते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ वाटर का। H2O क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मैं इसका मास निकालूंगा। H2 का मास कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया था 2 इंटू 1 प्लस 16। 2 इंटू मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 U, तो 2 का 2 इंटू 1 प्लस 16 U ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। दोनों को प्लस कर दे कितना, 18 U यूनिफाइड मास। ये मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है। इसी मास को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं, इसी मास को मैं अगर रिप्रेजेंट कर दूं ग्राम में, तो हो जाएगा 18 ग्राम। और इसी को कहा जाता है मोलर मास। मोलर मास का क्या कंसेप्ट है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल, और उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो अगर आप बात करते हैं H2O मॉलिक्यूल की, तो मैं कहूँ 1 मोल
H2O मॉलिक्यूल, तो आप कहेंगे सर 18 ग्राम, मैं बोलूँगा यस 18 ग्राम वाटर मॉलिक्यूल। फिर आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23, यस, तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। क्लियर? 1 मोल H2O, 18 ग्राम H2O, मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23। किसी का भी इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में हम इनका रिलेशन समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स वर्सेस मास, इनका क्या रेशो है। मैं फार्मूलाज में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। फार्मूला याद करने से अच्छा कंसेप्ट को हम समझ लें। जैसे पहले मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, फिर बिना फार्मूले के समझाने की कोशिश। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मीन्स एन इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ये नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला आप याद रख सकते हैं, लेकिन मैं तो बिना फार्मूले आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास 5 ग्राम, 5 में कोई और सिंपल डिजिट लेते हैं, मैं बोलता हूँ 9 ग्राम H2O मॉलिक्यूल से कन्वर्ट इनटू मोल, इनको मोल में कन्वर्ट करो। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप फार्मूला लगाओ या कंसेप्ट से। तो मैं पहले कंसेप्ट से, मुझे पता है 18 ग्राम H2O मॉलिक्यूल्स मीन्स 1 मोल। जब मेरे पास 18 ग्राम H2O मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 1 मोल कहलाते हैं। तो 9 ग्राम होंगे तो कितने होंगे? 9 इंटू 1, थर्ड में फर्स्ट, थर्ड में सेकेंड का मल्टीप्लाई, फर्स्ट से डिवाइड, 9 अपॉन 18, 1/2, हाफ मोल। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 18 ग्राम से 1 मोल बनता है, तो 9 से कितना बनेगा? हाफ। 36 ग्राम से कितना बनेगा? 2 मोल। इसी को फार्मूले में रख के देख लो। ये देखो, n इज इक्वल टू स्मॉल m ऑन कैपिटल M। सो स्मॉल m कितना बोला तुमने? 9, मोलर मास 18, आंसर इज 0.5 मोल, हाफ मोल। देखा कितना इजी है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके भी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं अगर गिवन मास आपको पता है। इसी को नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि 9 ग्राम H2O में हाउ मैनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स होंगे? तो आप बोलोगे सर 18 ग्राम या 1 मोल में जो पार्टिकल है वो तो मुझे पता है, वो तो कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो जब 18 ग्राम में इतने पार्टिकल्स है तो 9 ग्राम में कितने होंगे? इन 9 ग्राम, 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 18, 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दूँ। सो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, 3.6018 समथिंग 10⁻23। ये आपका आंसर है। इससे प्रॉब्लम ही क्या है? बड़ा सिंपल है। इसी को फार्मूले का नाम दे दिया उन लोगों ने, ये सब फार्मूला लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब आपको पार्टिकल निकालना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला चेंज करके आपसे आना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये दूसरा फार्मूला। सो फार्मूला हम बिलीव नहीं करते, कंसेप्ट में बिलीव करते हैं। कंसेप्ट आपको पता है, फार्मूले की ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब एक लास्ट कंसेप्ट कि मोल एंड गैस वॉल्यूम, किसी भी गैस का वॉल्यूम है उसके बीच में क्या रिलेशन है। आपने मोलर मास का तो देख लिया। सो एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। किसी भी गैस के 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है। फॉर एग्जांपल 1 मोल हाइड्रोजन गैस मीन्स 22.4 लीटर, 1 मोल ऑक्सीजन गैस मीन्स 22.4 लीटर, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये एक इन्फॉर्मेशन। और सबसे लास्ट में
मोल और मोल, इन दोनों को लिखते समय सावधान रहना चाहिए। MOLE SI यूनिट ऑफ, ये SI यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। तो जब हम लिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स का 1 मोल तो हम लिखते हैं 1 मोल, लेकिन जब आपका आंसर आता है, जब आप यूनिट लिखते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद, जैसे आपका आंसर है N = 3 मोल 2 मोल, तो आप वहाँ लिखेंगे 2 मोल, वहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे 2 मोल। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो आपका आई होप वीडियो पूरा समझ में आया होगा, मोल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट में बताइए कि मोल कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, और अगला टॉपिक आप क्या चाहते हैं। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल GSM केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।